Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic Advantages of Business Combination. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। इसके साथ साथ इसके क्या क्या कॉजेज रहते हैं उनको भी हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सम ऑफ द सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशंस आर देयर। द वेरी फर्स्ट वन इज इनकलकेट्स द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल एडजस्टमेंट। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहता है, जब बिजनेस फर्म्स एक दूसरे के साथ में कंबाइंड होकर अपने बिजनेस ऑपरेशंस को रन करती हैं, तो एक कोऑपरेशन की जो स्पिरिट है वो इनकलकेट होती है। एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट की तरफ वो अपने बिजनेस को फॉरवर्ड करते हैं और उसकी वजह से वो मैक्सिमम बेनिफिट को अर्न कर पाते हैं। क्योंकि जब डिफरेंट बिजनेसेस अपने आप को कंबाइन करके बिजनेस ऑपरेशंस को कलेक्टिव वे में रन करते हैं, तो कोऑपरेट करने की एक स्पिरिट उनके अंदर क्रिएट होती है और उस कोऑपरेशन की स्पिरिट की वजह से वो अपने बिजनेस को प्रॉपरली रन करने की पोजीशन में आ पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है इसके अंदर कि जो कोऑपरेशन की स्पिरिट है और जो म्यूचुअल एडजस्टमेंट है, ये क्रिएट होता है अमंग द पर्सन्स। क्योंकि जब बिजनेस कंबाइंड नहीं थे तो वही लोग आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे थे, फाइट कर रहे थे और बिजनेस को कंपटीशन के बेसिस पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब कॉम्बिनेशन हो गया उनका, जब वो कंबाइंड हो गए एक दूसरे के साथ में, तो वही लोग क्या कर रहे हैं, अब एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हैं और कोऑपरेशन के बेसिस पर हर कोई अपने बेनिफिट को मैक्सिमम लेवल तक ले जाना चाहता है। उनके बीच में ऑटोमेटिकली एक एडजस्टमेंट का सेंस क्रिएट हो जाता है और उस एडजस्टमेंट के सेंस के बेसिस पर वो अपने बिजनेस को रन करते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जो सोसाइटी का एक मूल उद्देश्य रहता है, जिसे हम कह सकते हैं रूट पर्पस सोसाइटी का रहता है कोऑपरेशन एंड एडजस्टमेंट। वो बिजनेस कॉम्बिनेशन के बेसिस पर पॉसिबल हो पाता है। सेकेंड एडवांटेज इज एलिमिनेट्स वेस्टफुल, रिलेंटलेस एंड कट थ्रोट कंपटीशन। इसी वजह से इसको फॉलो किया गया था और यही इसका एक मेन एडवांटेज रहता है। जब बिजनेस यूनिट्स कंबाइंड हो जाती हैं, तो कंबाइंड होने से पहले जो बिजनेस यूनिट्स एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट कर रही थी, अब वो कंबाइंड होने के बाद वही एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर रही होती हैं। यानी कि कुल मिला के जो वेस्टफुल कंपटीशन था, जो रिलेंटलेस कंपटीशन था, जो कट थ्रोट कंपटीशन था, वो क्या हो गया, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया उन फर्म्स के बीच में, क्योंकि अब कंबाइंड हो गई वो। और जितना भी बिना वजह का कंपटीशन था उनके बीच में, वो बिल्कुल ही फिनिश हो जाता है कॉम्बिनेशन के बाद। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है और उसकी वजह से रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करने की पोजीशन में आती हैं फर्म्स। अब रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं होती है, वेस्टेज नहीं होती है। अब क्या करती हैं, वो उन्हीं रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करते हुए उनसे मैक्सिमम बेनिफिट अर्न करती हैं। थर्ड वन इज enables to obtain economies in purchasing materials and capital goods। क्योंकि जब वो इंडिविजुअल बेसिस पर फर्म्स काम कर रही थी कॉम्बिनेशन से पहले, तो उनके पास रिसोर्सेज कम क्वांटिटी में अवेलेबल थे। लेकिन जब एक बार कंबाइंड हो गई तो उनके पास रिसोर्सेज भी क्या हो गए, बढ़ गए। और रिसोर्सेज के बढ़ने की वजह से जब वो स्मॉल स्केल पर ऑपरेट कर रही थी कॉम्बिनेशन से पहले, अब वो कॉम्बिनेशन के बाद वो एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जिस तरह से एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमीज का बेनिफिट अर्न करती है, इसी तरीके से ये भी इकोनॉमीज को ऑब्टेन करती हैं। चाहे वो रॉ मटेरियल परचेज करें, चाहे वो कैपिटल गुड्स को परचेज करें, हर जगह इनको कम रेट में ये गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करती हैं। पहले कम क्वांटिटी में परचेज कर रही थी इंडिविजुअल बेसिस पर, लेकिन कलेक्टिव बेसिस पर अब ये ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करती हैं। इसी वजह से इनको मटेरियल्स और कैपिटल गुड्स की परचेजिंग में इकोनॉमीज का बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज द हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब क्योंकि पहले स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन चल रहा था, अब कॉम्बिनेशन हो गया फर्म्स का,
तो इनके प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पर फॉलो होना स्टार्ट हो गया, और लार्ज स्केल के प्रोडक्शन की वजह से भी इनको इकोनॉमीज का बेनिफिट मिलता है। दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि अब इनकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कम से कम होती चली जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन आप करोगे, जितना आप अपनी कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे, उतनी ही कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाएगी। तो हम इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्लियर? और ये जो इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट है वो केवल और केवल लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेसिस पर ही फॉलो किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो कॉम्बिनेशन के बाद मैनेजमेंट की वर्क करने की एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि जब हर फर्म के पास स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट की अवेलेबिलिटी होती है, जब ये इंडिविजुअल स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट कलेक्टिव स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो काम करने की एफिशिएंसी है उसमें भी इंप्रूवमेंट होता है। क्योंकि एक फर्म जब इंडिविजुअल बेसिस पर काम कर रही थी तो उसके पास कुछ पर्टिकुलर फील्ड में तो एक्सपर्टाइज मैनेजमेंट होगा, लेकिन कुछ फील्ड में हो सकता है एक्सपर्टाइज मैनेजमेंट ना हो, और ये जो एक्सपर्टाइज मैनेजमेंट है हो सकता है कि जो दूसरी फर्म है उसके पास अवेलेबल हो। तो जब ये सारी फर्म्स कंबाइंड हो जाती हैं तो जो भी एक्सपर्टाइज मैनेजमेंट होता है वो मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने की वजह से जिसके पास जिसकी कमी होती है वो पूरी हो जाती है, और इस तरह से मैनेजमेंट के रिलेशन में इनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड हो जाती है, जिसका बेनिफिट इनको अपनी डिसीजन मेकिंग में मिलता है। नेक्स्ट वन इज द इफेक्ट इन द इकोनॉमीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना, क्योंकि लार्ज स्केल पर गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इनकी तरफ से, तो वहां भी इनको इकोनॉमीज का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा गुड्स का तो कहीं ना कहीं उसका भी जो कॉस्टिंग होती है वो इनकी कम से कम आती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकी मिनिमाइज हो जाती है। तो एक बेनिफिट इनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में भी मिलता है। नेक्स्ट वन इज ऑब्टेन क्रेडिट इजिली एंड इकोनॉमिकली। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब लार्ज स्केल फर्म को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है तो अपने लार्ज स्केल ऑपरेशन की वजह से और अपने ह्यूज रिसोर्सेज की वजह से इनको क्रेडिट आसानी से मिल जाता है और इकोनॉमिक वे में भी मिल जाता है, जबकि स्मॉल स्केल फर्म्स को आसानी से क्रेडिट नहीं मिल पाता है और इन्हें इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो लेकिन जब फर्म्स कंबाइंड हो जाती हैं तो इनके लार्ज स्केल कॉर्पोरेशंस तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो ही जाते हैं, और उसी वजह से इनको क्रेडिट को ऑब्टेन करना आसान हो जाता है और इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इकोनॉमिक वे में पे करना होता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज लीड टू बेटर एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बीच में जो डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट करना होता है उसको ये बेटर वे में समझ पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये बेटर वे में डिसीजंस को फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रहे हैं, इनके पास रिसोर्सेज भी सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, तो ये डिमांड फोरकास्टिंग की डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं और उसको फॉलो करते हुए मार्केट में फ्यूचर में प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी उसके बारे में प्रॉपर एस्टिमेट लगा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग डिसीजंस को फाइनलाइज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में सप्लाई को फॉलो करते हैं। तो एक तरीके से मार्केट में डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट करने के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के डिसीजंस आसानी से कॉम्बिनेशन के बाद लिए जा सकते हैं। द लास्ट वन इज द प्रोवाइड चीपर एंड बेटर कमोडिटी टू द कंज्यूमर। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि क्योंकि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, हर जगह इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिल रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन की बात करें, चाहे हम मैनेजमेंट की बात करें, चाहे हम गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड की बात करें, हर जगह इन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है और उस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट की वजह से ये क्या करते हैं, गुड्स को भी जो भी कम्युनिटीज इनके द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं इनको चीपर रेट में अवेलेबल करा पाते हैं कस्टमर्स के लिए। और क्वालिटी का खास तौर से ध्यान रखा जाता है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। तो बेटर क्वालिटी के गुड्स को या कमोडिटीज को चीपर रेट पर कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराने की पोजीशन में जाती हैं फर्म्स आफ्टर कॉम्बिनेशन। सो दीज ऑल आर the different advantages of business combination. Now we will discuss about some of the evils of business combination or disadvantages of business combination. हालांकि जब बिजनेस यूनिट्स कंबाइंड होती हैं तो उनके बहुत सारे एडवांटेजेस रहते हैं, लेकिन एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर डिसएडवांटेजेस भी इसके क्रिएट हो जाते हैं। एक्चुअली जब फर्म्स आपस में एक दूसरे साथ में इस तरह से कंबाइंड हो जिसकी वजह से मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट हो रही हो या सिंगल लेवल पर बिग बिजनेस हाउसेस डेवलप हो रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं
कॉम्बिनेशन के इवल्स को क्रिएट करते हैं। तो कौन कौन से इवल्स हैं इसके, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट इवल ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज कॉम्बिनेशन लीड टू मोनोपोली। सपोज करिए कि एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। अगर ये सारी फर्म्स एक दूसरे के साथ में कंबाइंड हो जाएं और एक सिंगल बेसिस पर वर्क करना शुरू कर दें तो क्या होगा, एक मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। या फिर सम ऑफ द बिग बिजनेस हाउसेज आर देयर, और ये क्या कर रहे हैं, ये बिग बिजनेस हाउसेज एक दूसरे के साथ में कंबाइंड होकर सिंगल बेसिस पर अपने ऑपरेशंस को रन करना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर एक मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जो क्या करती है, अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है और प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिसाइड करती है, कितनी क्वांटिटी इनको प्रोड्यूस कर रही है वो सब डिसाइड करती है, कस्टमर को इग्नोर करना शुरू कर देती है, कस्टमर के बेनिफिट को इग्नोर करना शुरू कर देती है और अपने बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जो एक डेंजरस पॉइंट रहता है किसी भी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सेकंड वन इज द लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इंडस्ट्री के अंदर फर्म्स अपनी पावर को कंसंट्रेट करने के लिए भी कॉम्बिनेशन को फॉलो करती हैं। मान लीजिए कि इंडस्ट्री के अंदर 2 या 3 फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है, और उनमें से इनके बीच में कंपटीशन बहुत टफ लेवल पर था और हर कोई अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहती है, एनहेंस करना चाहती है। तो हो सकता है कि इनमें से एक फर्म जिसके पास रिसोर्सेज की सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल है वो बाकी फर्म्स को अपने साथ में कंबाइन कर ले, उनके ऑपरेशंस को कंबाइन कर ले और कंप्लीट पावर को, इंडस्ट्री की जो कंप्लीट पावर है या जो इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिसीजन मेकिंग रहती है उस पर उसका इंडिविजुअल कंट्रोल हो जाए, वो इस तरीके से उन फर्म्स को अपने साथ में कंबाइन कर लेती है। तो एक तरीके से जो पावर है उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है जब हम बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि कुछ ही लोगों के हाथ में पावर रह जाती है और वो अपनी इस पावर के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के डिसीजंस अपने बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन इज लीड टू ओवर कैपिटलाइजेशन। एक बेनिफिट ये भी रहता है इसका, डिसएडवांटेज, बेनिफिट नहीं कहेंगे इसको, हम डिसएडवांटेज कहेंगे। एक डिसएडवांटेज और रहता है इसका कि ओवर कैपिटलाइजेशन, फर्म्स को कंबाइन करना था आपको, अब नंबर ऑफ फर्म्स इतनी ज़्यादा हो गई आपके साथ में कि जो आप जिस लेवल पर आप ऑपरेट कर रहे थे उससे ज़्यादा कैपिटल आपके पास अरेंज हो गई। अब जो ओवर कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया या जो आपके पास कैपिटल एक्सेस क्वांटिटी में कलेक्ट हो गई उसका कोई बेनिफिट तो है नहीं, क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है, उस पर्टिकुलर कैपेसिटी से ही आप अपने ऑपरेशंस या बिजनेस ऑपरेशंस को रन कर रहे होगे और जो एक्स्ट्रा कैपिटल आपके पास अवेलेबल है उसका कोई भी बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे, तो वो तो एक तरीके से नील हो गई, उसका बेनिफिट तो जीरो हो गया। तो कहीं ना कहीं ये एक बर्डन की तरह काम करना शुरू कर देती है क्योंकि आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट वन इज अफेक्ट द जनरल एफिशिएंसी ऑफ द कंबाइंड कंसर्न। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है इसके अंदर कि जो कंबाइंड कंसर्न है उसकी जनरल एफिशिएंसी पर कहीं ना कहीं उसका एक अफेक्ट भी पड़ता है। कैसे? क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक सिंगल बेसिस पर वो ऑपरेट कर रही थी जब, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी के साथ वो वर्कआउट कर रही थी, लेकिन जब ऑपरेशंस को कंबाइन कर लिया गया तो ऑपरेशंस को कंबाइन करने के बाद कहीं ना कहीं जो उसकी जनरल एफिशिएंसी है उस पर एक अफेक्ट जरूर पड़ता है और उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है उसको, ना, लेकिन एफिशिएंसी कहीं ना कहीं उसकी डिक्रीज होती है और धीरे धीरे जब वो ऑप्टिमम वे में रिसोर्सेज को मैनेज करना शुरू करती है तब जाकर वो एफिशिएंसी को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर पाती है। नेक्स्ट वन इज द सम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन एनफोर्सिंग द कॉम्बिनेशन एग्रीमेंट विच मे अफेक्ट देयर स्टेबिलिटी। जब फर्म्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन होती हैं तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है और उस एग्रीमेंट के बेसिस पर ये जो कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल हो पाता है। अब जब ये एग्रीमेंट साइन किया जाता है तो कभी कभी कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ जाती हैं। कॉम्बिनेशन तो चल रहा है इनका, लेकिन जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको लॉन्ग टर्म में फर्म्स के द्वारा प्रैक्टिकल बेसिस पर फॉलो नहीं किया जाता और जब फॉलो नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो उनकी स्टेबिलिटी है
वो लॉन्ग टर्म तक मेंटेन नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं इनकी स्टेबिलिटी पर इसका इंपैक्ट पड़ता है, अफेक्टेड होती है इनकी स्टेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज द एनकरेज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबरर। भाई जब अलग अलग काम कर रही थी तो लेबरर को जो प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उनको चार्जेस भी प्रोवाइड कर रही थी, उनके वेजेस प्रोवाइड कर रही थी, सैलरीज प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन जब ये अपने ऑपरेशंस को कंबाइन कर लेती हैं तो कंबाइन करने के बाद इनके पास पावर का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है और एक मोनोपोली सिचुएशन इनके पास क्रिएट हो जाती है, जिसके बेसिस पर ये लेबरर को एक्सप्लॉइट करती हैं, यानी कि उनको उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा नहीं देती हैं, क्योंकि अब इनकी मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट हो गई है और उस मोनोपोली सिचुएशन की वजह से उन्हें जो सही लगता है वही पेमेंट वो लेबरर को देती हैं, और अगर पेमेंट देती भी हैं तो उनसे जरूरत से ज़्यादा काम लेती हैं। तो कुल मिला के लेबरर के एक्सप्लॉयटेशन को एनकरेज करने का काम करता है बिजनेस कॉम्बिनेशन। लास्ट वन इज द कॉम्बिनेशन में हैव करप्टिंग इन्फ्लुएंस। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो कॉम्बिनेशन है वो करप्शन को लीड करता है, अपनी पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल कराने के लिए पॉलिटिकल बेसिस पर वो करप्शन को फॉलो कर सकता है। पॉलिसीज बनती है पॉलिटिकल बेसिस पर, जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती हैं ऑल ओवर कंट्री के अंदर, उनको अफेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करप्शन को फॉलो कर सकते हैं और उसके बेसिस पर अपने फेवर में डिसीजंस को फॉलो करने के लिए भी ये करप्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं करप्शन को भी लीड करता है। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट evils or disadvantages of business combination. Thank you.